नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 29 दिसंबर 2019 का पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद इतना सा है कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि अपनी 60 क्लासें तो लाइव हो चुकी हैं और 60 क्लास लाइव के साथ में बहुत सारी ऑफलाइन क्लास हो चुकी है। पर स्टूडेंट के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर एक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि लेवल ईजी कहाँ से पढ़ें और हार्ड कहाँ से पढ़ें। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देखो, 1 महीने का टाइम बचा है एग्जाम, कुल मिला के एग्ज़ाम का 1 महीने का जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि जो 2 पेपर हुए, एक तो हुआ 29 दिसंबर 2019 को हुआ था, एक 2016 का हुआ था। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अपने 2 पेपर हुए हैं थर्ड ग्रेड वाले, उनके प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 10 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। 10 क्वेश्चन वो होंगे, वो या तो एग्जाम में पूछे गए पहले या फिर फ्यूचर में पूछे जाएंगे, जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो एक तो आपको पेपर सोल्व हो जाएगा और एक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा था कि द टर्म बिब्लियोग्राफी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी बिब्लियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब भाषा वाले क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, भाषा में क्या है, लाइब्रेरी साइंस के विकास के अंदर 2 भाषाएं मुख्य रूप से काम में ली गई है। एक तो ग्रीक भाषा ली गई है और एक ली गई है लैटिन भाषा। यानी इनमें क्या हुआ है, शुरुआती विकास इनमें हुआ है। तो कुछ शब्द इस भाषा के, कुछ शब्द इस भाषा के, तो इनसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया उसने कि बिब्लियोग्राफी किस भाषा का शब्द है, तो इस क्वेश्चन का पहले तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। अब अपने को क्या करना होगा, जो मुख्य मुख्य शब्द है ना ग्रीक और लैटिन भाषा के, वो अपने को पढ़ लेने हैं और उनके साथ उनके मूल शब्द भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे, पहला अपने ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्द मैंने अलग अलग लिखे हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। पहले ग्रीक भाषा के शब्दों की बात करेंगे तो ग्रीक भाषा में शब्द है एक तो बिब्लियोग्राफी, कैटालॉग, इंसाइक्लोपीडिया और थिसोरस। अब इनको याद क्या करना है, याद तो इनको कर लोगे पर इनके क्या मूल शब्द पूछ लेगा वो, तो थोड़ा सा टफ बनाएगा तो मूल शब्द पूछेगा। अब मूल शब्द में क्या है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है बिब्लियोन, ये याद रखना, यानी बिब्लियोन से बना है। कैटालॉग का तो बहुत बार पूछा है, कैटालॉग काटा प्लस लोगोस, यानी यहाँ पे सी है और यहाँ पे के है, ये गलती मत करना। इंसाइक्लोपीडिया में क्या है, इंसाइक्लोज प्लस पीडिया, ये रट लेना सेम टू सेम, यहाँ पे सी है और यहाँ पे के है, ठीक है। जैसे अपने तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार के ये इंग्लिश के अंदर होता है, इस इन भाषाओं में होता है। फिर थिसोरस। अब थिसोरस में क्या हुआ है, यहाँ पे जो यू है ना उसका बन गया ओ, बस। ग्रीक भाषा वाले क्लियर हो जाएंगे, यानी मुख्य मुख्य आपको ये पढ़ने और बाकी एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ दादू जो वीडियो को देख रहे हैं ना, वो एक तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना और उसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि कुछ जो भी बातें छूट जाती हैं या कुछ अपडेट होता है ना, वो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको कंटिन्यू मिलता रहता है। तो वो 2 चीज़ें जरूर चेक कर लिया करो। फिर बात करते हैं लैटिन भाषा के शब्द। तो लैटिन भाषा के शब्दों में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अपने हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया कम्युनिकेशन, हो गया डिक्शनरी, हो गया इंडेक्स, हो गया लाइब्रेरी, हो गया, ये मुख्य मुख्य शब्द हो गए। अब इनमें तो देखो क्लासिफिकेशन क्लासिस से बना है, ये कम्युनिकेयर, ये डिक्शनेरियम, ये इंडिकेटर और ये लाइबर। लैटिन भाषा वाला पूछे तो याद रखना लाइबर, लाइबर में भी स्पेलिंग का ध्यान रखना, लाइबर में स्पेलिंग ध्यान रखना, LIBER है। और एक होता है लिब्रा, LIBRA, वो तो हो जाएगा फ्रेंच भाषा का और ये हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का। तो इस शब्द इस तरह से क्या याद रखने, जो मुख्य मुख्य शब्द किस भाषा से हैं और उनका जो मूल शब्द क्या है वो याद रखना। इसके अलावा विशेष रूप से आपको याद रखना है संस्कृत, एक अपना संदर्भ शब्द होता है। ये जो संदर्भ भाषा है, ये संदर्भ है ना, ये पूछेगा कि संदर्भ किस भाषा का है, तो संदर्भ को याद रखना, संदर्भ ये संस्कृत भाषा से बना हुआ है। द्रीप धातु होती है, द्रीप धातु से लगी होती है, उससे बना हुआ है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये मुख्य मुख्य शब्द हो गए। अब जो शब्द बच गए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो को, मुख्य मुख्य बातें बताएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन इसने ये दिया है कि संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी है। संदर्भ सेवा का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। संदर्भ सेवा अगर किसने पढ़ी है तो सबसे इजी क्वेश्चन यही दिया है। तो इजी क्वेश्चन में यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल स्वेटग्रीन। ये सैमुअल वाले 2 व्यक्ति हैं, एक तो है सैमुअल स्वेटग्रीन, एक है रोथस्टीन। दोनों में सैमुअल भी है और स्टीन भी है, लेकिन बीच में क्या है, एक का तो स्वेट है, एक का है रोथ। यानी 2 व्यक्तियों के पहले तो नाम सुन लो, एक तो है सैमुअल स्वेटग्रीन, एक है सैमुअल रोथस्टीन। दोनों ने संदर्भ सेवा पे काम किया है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर सबको मिल गया। अब संदर्भ सेवा के और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, ये तो पूछा गया सैमुअल स्वेटग्रीन से, तो अब पूछ लेगा वो सैमुअल रोथस्टीन से। तो सैमुअल रोथस्टीन ने क्या दिया है, एक मंत्र दिया है, इसको मंत्र समझ सकते हो, जो भी समझ सकते हो। न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम की अभिधारणा दी इसने, ठीक है। इसने संदर्भ सेवा की अभिधारणा दी है और इसने दी है न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम की अवधारणा दी है रोथस्टीन ने। अब चर्चा करते हैं संदर्भ सेवा के बारे में, क्या क्या पूछ सकता है कि संदर्भ सेवा की सबसे पहले अवधारणा किसने, जो सबसे पहले अवधारणा दी थी 1875 में, किसने, सैमुअल स्वेटग्रीन ने। तो ये हो गया सैमुअल स्वेटग्रीन ने। फिर 3 सिद्धांत दिए, किसने दिए, वो दिए सैमुअल रोथस्टीन ने। वो दिए थे
न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम। कौन से थे? न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम। फिर इनकी कॉपी करते हुए 3 सिद्धांत और दिए गए, वो दिए गए थे जेम्स आई वायर के द्वारा। जेम्स आई वायर के द्वारा दिए गए थे 3 सिद्धांत, अनुदार, मध्यम और उदार। ये तीनों क्या है? ये सेम ही है, चाहे न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम बोल दो या फिर अनुदार, उदार और उदार बोल दो, यानी अनुदार, मध्यम और उदार बोल दो। इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस व्यक्तियों के नाम अलग अलग है। ठीक है, याद रखना। इस वाले को बोलते हैं कंजर्वेटिव, मॉडरेट, लिबरल वाला प्रिंसिपल जेम्स आई वायर का। तो ऐसा है तो आपको जेम्स आई वायर कर देना वहाँ पे। और न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम का दे तो क्या हो जाएगा? रोथस्टीन हो जाएगा। अब इनमें भी क्या पूछा जाता है कि न्यूनतम का मतलब तो क्या होता है कि एक इशारे में दी गई संदर्भ सेवा। मध्य में क्या होता है कि लगभग उसको क्या करना, जितना पूछा है उसने, जितना पूछा है ना सामने वाले ने, उतना ही जवाब देना। और इसके अंदर क्या होना है? अधिकतम का मतलब होता है पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देना। तो इस तरह से क्या होता है? संदर्भ सेवा हो जाती है। तो यहाँ पे 3 टाइप हो गए रोथस्टीन के अनुसार, और जेम्स आई वायर के अनुसार भी कितने टाइप हो गए? 3 हो गए। रंगानाथन के अनुसार होते हैं 4 टाइप। ठीक है, और इसके अलावा जो मुख्य रूप से रंगानाथन ने 2 प्रकार बताए हैं, और कुल मिला के इसने 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार में देखो 2 प्रकार तो हो जाएंगे ये, एक तो हो जाएगा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, और एक हो जाएगा रेडी रेफरेंस सर्विस। और 2 और बताएं, एक बताया दीक्षा सेवा और एक बताया सामान्य पाठकों के लिए सामान्य सेवा। ये तो है नए आने वालों के लिए, और वो सामान्य पाठकों के लिए। इसके अलावा समय के आधार पर किया है, एक तो किया है लॉन्ग रेंज और एक किया है रेडी रेफरेंस। इसके अलावा विलियम ए कार्ड्स था, उसने क्या किया था? 2 भागों में बांटा है। उसने बांटा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, ये याद रखना। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था लुईस सोर्स का। लुईस सोर्स के स्टेटमेंट सभी में आते हैं। तो एक इसमें संदर्भ सेवा में वो आता है कि संदर्भ सेवा आर्मी में जैसे गुप्तचर कार्य करता है ना, वैसे ही पुस्तकालय में कार्य करने का काम करती है। तो संदर्भ सेवा से इतने ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। सवाल दे रखा है कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसका एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहली बात देखो, ये एनुअल है। क्या है ये? एनुअल है। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन में दे रखा वार्षिक ग्रंथ। तो करेक्ट आंसर आपको इन 3 के बारे में सोचना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये वार्षिक ग्रंथ हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में अगले क्वेश्चन पे। तो अगला इसके बारे में, अब देखो इस एग्जाम में क्या पूछ जाती है? मुख्य फ्रीक्वेंसी पूछ जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी अब पूछी जा सकती है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक तो है अपन ILA की बात कर लेते हैं। ILA भारत का पुस्तकालय संघ है, तो इसकी पूछ जा सकती है। तो इसमें से एक तो पूछ जा सकती है ILA न्यूज़लेटर। तो याद रखना, जितने भी न्यूज़लेटर है ना मैक्सिमम, उनको याद रखना वो मंथली होते हैं। तो इसकी मंथली हो जाएगी। फिर आइजलिक न्यूज़लेटर की बात करें, उसकी भी मंथली हो जाएगी। फिर बात करेंगे लिसा की, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्सट्रैक्ट, उसकी भी क्या हो जाएगी? मंथली हो जाएगी। फिर INB की बात करें, उसकी भी मंथली हो जाएगी। मंथली की बात करें, ठीक है, ये तो हो गई मंथली, यानी मंथली में इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती हैं। फिर चर्चा करते हैं इसके अंदर की क्वार्टरली वाली कौन कौन सी है। तो क्वार्टरली में एक तो रख लेंगे आइजलिक बुलेटिन, यानी न्यूज़लेटर तो याद रखना मंथली में रहेंगे, और ये जो बुलेटिन होते हैं ना, ये हो जाएंगे आपके क्वार्टरली हो जाएंगे। तो एक तो आइजलिक बुलेटिन, इफ्ला जर्नल और ILA बुलेटिन, ये तीनों क्या हो जाएंगे? क्वार्टरली हो जाएंगे। इनको इसे याद रख लेना। फिर बात करते हैं इंडियन साइंस सब्सट्रैक्ट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें क्या याद रखना? इसका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा सेमी मंथली। ये सेमी मंथली याद रख लेना। और इसके साथ में हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चाहे लाइब्रेरी हेराल्ड की बात करें या हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें, दोनों की आवृत्ति क्या होगी? क्वार्टरली होगी। और BNB की हो जाएगी वीकली। ये क्या है? मुख्य जो है बुक्स की फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम पूछी गई है, तो इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना किस प्रकार की सेवा है? पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह को प्रदर्शित करना किस प्रकार की सेवा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका CAS है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन पूछी गई है, सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है, वो आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन है जो सिंपल पूछे गए हैं, अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो इससे तो क्या बनते हैं? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इस बार फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो फुल फॉर्म में देखो, SDI की फुल फॉर्म याद रखना, सेलेक्टिव डिजिग्नेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंदी में कहते हैं चयनित सूचना प्रसार सेवा, ये होता है। फिर CAS की पूछ सकता है। अब CAS में भी क्या होता है? 2 फुल फॉर्म होती है, इसलिए मैंने रखा है। 2 फुल फॉर्म होती है CAS की। एक तो होती है SDI जैसी होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। क्या होती है? करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। ठीक है, सामयिक जागरूकता सेवा कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक होता है केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस, एक केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस होती है, एक होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। ये दोनों एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये दोनों याद रखना।
एसडीआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा किसके द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है, एचपी लोहान के द्वारा दी गई है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे एसडीआई के स्टेप पूछ लेगा कि एसडीआई के बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, तो मुख्य मुख्य बातें तो याद रखना, सबसे मुख्य बातें तो है कि इसमें उपयोगित उसमें यूज़र की प्रोफाइल बनती है और डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनती है, यानी प्रोफाइल वाला याद रखना, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल प्लस यूजर प्रोफाइल, इसकी चर्चा खूब सारी की जा चुकी है, ये याद रखना। इसके अलावा याद रखना इसके स्टेप्स याद रखना, यानी मैचिंग होता है, सिलेक्शन होता है, नोटिफिकेशन होता है, फीडबैक, मॉडिफिकेशन, ये इसके मुख्य मुख्य स्टेप होते हैं, वो याद रख लेने हैं। एसडीआई के याद रख लेना, यानी ये सब पूछा सकता है। फिर सीएस के बारे में इस बार ये डेफिनेशन दे सकता है, अभी ये दिया है कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को नई सामग्री खोजने में कौन सहायता करता है, तो नई सामग्री खोजने में कौन सहायता करेगा, सीएस करेगा, पहली बात तो सीएस करेगा। और देखो ये जो एसडीआई है ना, ये भी एक तरह से क्या है, सीएएस ही है, एसडीआई भी क्या है, एक तरह से सीएएस है, ये भी आपको याद रखना है। एसडीआई और सीएस में फ़र्क नहीं है, एसडीआई किसका हिस्सा है, वो आपका सीएएस का हिस्सा है, ठीक है। इस तरह से आपको इनको याद रखना है, यानी इसके स्टेप्स याद रख लेना, ये मुख्य मुख्य फुल फॉर्म है वो याद रख लेना, ठीक है। तो एसडीआई में मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है। अब फिर बात करते हैं, अब देखो दो चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी कि शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों के लिए नई नई सामग्री खोजने में कौन करता है, सीएस करता है, और सीएस की एक डेफिनेशन अपने को यहाँ से याद हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कि पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह को प्रदर्शित करना, वो भी किसका हो जाएगा, ये सीएस का पार्ट हो जाएगा, यानी जो रिसर्चर होते हैं, वो शोध करने वाले होते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से काम में ली जाती है। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि हु इज़ द पब्लिशर ऑफ, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका प्रकाशक कौन था, तो इसका प्रकाशक कौन था, इसका आंसर की बात करते हैं, मार्शल डेकर था। मार्शल डेकर तो था प्रकाशक, और संपादकों में मुख्य रूप से याद रखना एलन केंट का नाम, किसका नाम याद रखना, एलन केंट का नाम इसका याद रखना। कब से कब तक है ये, 1968 से कब तक इसका टाइम पीरियड तो इसने दे रखा है, 1968 से 2003 तक, ये आपको इसका याद रखना है। फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं, अब जो इंसाइक्लोपीडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, संभावना किसकी है वो बात करते हैं। देखो मैक्सिमम संभावना रहती है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की, यानी इसकी संभावना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक रहती है, तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो देखो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कब शुरू हुआ, 1768 से शुरू होकर ये 1771 तक जाके क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से। कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से शुरुआत हुई थी, और वर्तमान से कहाँ से प्रकाशित हुआ था, बाद में ये शिकागो से प्रकाशित हुआ था। फिर बात करते हैं इसके अंदर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की मुख्य बात हुई कब से प्रकाशित हुआ, तो 1768 1771 की रेंज याद रखना। फिर सवाल आता है इसके अंदर कि इसका जब ये प्रकाशित शुरू में हुआ तो इसका क्या नाम था, तो शुरू का नाम पूछ सकते हैं, तो याद रखना डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड एग्रीकल्चर, ये एक तरह से डिक्शनरी इस तरह का इसका नाम था, ठीक है। फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे, इसके 4 पार्ट थे। अब 4 पार्ट के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो ये देख लेना 4 पार्ट कौन कौन से थे। 4 पार्ट में थे इसके अंदर प्रोपीडिया, ठीक है, 4 पार्ट में एक तो प्रोपीडिया हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, माइक्रोपीडिया हो जाएगा और मैक्रोपीडिया हो जाएगा। अब इनके वॉल्यूम याद रखने, कितने कितने वॉल्यूम में है, तो देखो ये जो लेटेस्ट था इसका तो 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ 2010 के अंदर, यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका था ना, वो 2010 के अंदर अंतिम बार प्रकाशित हुआ, उसका 15वां एडिशन था, और ये 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। अब 32 वॉल्यूम में याद रखना कि कैसे कैसे डिवाइड था, यानी पहले तो प्रोपीडिया तो था 1 वॉल्यूम में, इंडेक्स थी 2 वॉल्यूम में, और माइक्रोपीडिया था 17 वॉल्यूम में, और मैक्रोपीडिया 17 में था, और माइक्रोपीडिया था 12 में। कुल मिलाकर बात करेंगे तो हो जाएंगे 32 वॉल्यूम हो जाएंगे। अब इनसे एक तो ये पूछ लेगा कि कौन कितने पार्ट में था, मैक्सिमम पूछेगा तो। फिर इनके बारे में थोड़ी इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि देखो ये प्रोपीडिया है ना, प्रोपीडिया तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञान जगत की रूपरेखा बोलते हैं इसको, और माइक्रोपीडिया को बोला जाता है रेडी रेफरेंस सोर्स, माइक्रोपीडिया को बोला जाता है, और इसके साथ में माइक्रोपीडिया को बोला जाता है मैक्रोपीडिया की इंडेक्स भी बोली जाती है। इसके अलावा अब मैक्रोपीडिया की बात करें, मैक्रोपीडिया को यूँ बोल सकते हैं कि वृहद लेख, यानी बहुत बड़ा लेख, वो बोला जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की, नाम हो गया, कहाँ से प्रकाशित हुआ, कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो गई। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना से कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कंपैरिजन में पढ़े ना तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसके 32 वॉल्यूम थे तो इसके कितने वॉल्यूम थे, इसके 30 वॉल्यूम थे, ठीक है। फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 2010 में अंतिम बार प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था 2006 के अंदर अंतिम बार प्रकाशित हुआ। इसमें 32 वॉल्यूम थे, इसमें कितने थे, 30 वॉल्यूम थे। ये कब से शुरू हुआ था, ये 1829 से शुरू हुआ था ये और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तो था शिकागो में, और ये है न्यूयॉर्क में, यानी इनको कंपैरिजन से याद रख लेना, ठीक है। उसमें 32 वॉल्यूम और इसमें
30 वॉल्यूम, इतना सा आपको याद रखना है। फिर चर्चा करते हैं इसके अंदर इंसाइक्लोपीडिया इंडिका, ये और पूछ सकता है। तो इंसाइक्लोपीडिया इंडिका में क्या याद रखना, सिंपल सा याद रखना, नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, 1975 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। और जगदीश शरण शर्मा, एक नाम याद रखना है, पर्सनालिटी का नाम है जगदीश शरण शर्मा, इन्होंने इसको तैयार किया था, जगदीश शरण शर्मा ने तैयार किया था, याद रखना जगदीश शरण शर्मा। और प्रकाशक की बात करें, प्रकाशक का नाम है एस चंद, ये आपको याद रखना है, ये प्रकाशक का नाम याद रखना। 1975 में शुरू हुआ था, इंसाइक्लोपीडिया इंडिका नाम था और दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। तो ये इंसाइक्लोपीडिया में मुख्य रूप से आपको क्या याद रखने हैं, 3 आपको याद रखना है। अब सवाल में देता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो छठा क्वेश्चन था कि CDS ISS में दे रखा है कि CDS ISS का पूरा नाम क्या है, ये दिया था। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर तो हो जाएगा इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इधर वाला नाम तो सेम था, अब इसमें CDS का ही, इसमें ISS का ही पूछा था। तो कई बार तो क्या पूछता है ये, कई बार तो ये पूछ लेता है कि इधर वाला नाम पूछ लेता है, कई बार ये इधर वाला नाम पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर की चर्चा करेंगे तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये तो इसका हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अब इसमें क्या याद रखना, इसमें यूं याद रखना कि एक साइड तो आपको याद रखना है सर्विस और एक साइड याद रखना है सिस्टम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कई बुकों में तो क्या दोनों साइड सिस्टम दे रखा है, कईयों में एक साइड दे रखा है। जो अपने RSMSS ने देना उसके हिसाब से याद रखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पहली साइड तो सर्विस होगा और दूसरी साइड क्या होगा, सिस्टम होगा, बस इतना याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस और इसके साथ में इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी सर्विस और सिस्टम वाले में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब जो सवाल पूछे जाएंगे ना अपने एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उन पे चर्चा कर ले। देखो अब इसके अलावा चौथी फुल फॉर्म पे एक बार बात करेंगे। चौथी फुल फॉर्म में क्या दे रखा है, दोनों साइड ही सर्विस दे रखा है, इसलिए चौथी वाली फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब मुख्य कौन कौन से पूछे जाएंगे, पहले तो CDS ISS के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है, तो वो याद रखना ये 1985 में शुरू हुआ और यूनेस्को इसको लेकर आया था, यानी बनाया तो था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और लॉन्च किया था इसको यूनेस्को ने, इतना याद रखना 1985 में। फिर बात करते हैं इसकी सोल के बारे में बात करते हैं, यानी ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो सोल डेफिनेटली पूछेगा, सोल तो RPSC वाले में भी दिया है। तो सोल के बारे में तो एक तो फुल फॉर्म पूछेगा कि फुल फॉर्म RPSC ने पूछ लिया तो अपने भी पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब इसके बारे में क्या दे सकता है, ये कब आया था, तो ये कब आया था 1996 में, 2000 में और 2009 में, यानी 1996 विकसित हुआ, 1.0 2016 का 1.0 2000 के अंदर आया था और 2.0 आया था जनवरी 2009 के अंदर। ये तो इसके वर्जन याद रखने हैं क्योंकि वर्जन में पूछता था कि 2.0 कब आया, तो 2.0 आया 2009 के अंदर। फिर देखो इसको बनाता कौन है, UGC और इन्फ्लिपनेट बनाते हैं इसको, 6 मॉड्यूल होते हैं और ISO 2709 के स्टैंडर्ड पे ये काम करता है। सोल से इतनी बातें मैक्सिमम पूछ सकता है आपको। फिर पूछ सकता है ई ग्रंथालय भी इंपॉर्टेंट है अभी, तो ई ग्रंथालय के बारे में पूछ सकता है। तो ई ग्रंथालय को डेवलप कौन करता है, NIC करता है, ठीक है, जो NIC बनाता 1976 में वो करता है। इसके बाद में याद रखना इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 4.0 और ये क्लाउड रेडी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्लाउड सिस्टम पे बेस्ड है। अब क्लाउड सिस्टम कौन सा यूज करता है, ये सवाल आ सकता है, तो ये यूज करता है मेघराज नाम का क्लाउड सिस्टम है, वो यूज करता है। मेघराज नाम के क्लाउड सिस्टम को कौन यूज करता है, ये आपका ई ग्रंथालय यूज करता है। मेघराज क्या भारत सरकार का क्लाउड सिस्टम है, ये भी आपको याद रखना है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। फिर देखो इसके जो वर्जन कब आए, 1.0 आया था पहली बार ये 2003 में, 2.0 आया था 2005 में और 3.0 आया 2007 में, और अभी कौन सा चल रहा है, 4.0 चल रहा है। इसके बारे में बात हो गई। तो ई ग्रंथालय से आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है। फिर बात रखना कोवा के बारे में एक लाइन डिजर्व करता है कोवा, तो कोवा के बारे में एक सिंपल सी लाइन याद रखना, काटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड और 2000 के अंदर आया, ठीक है। फिर याद रखना संजय और सूचिका के बारे में, संजय और सूचिका को भी एक लाइन में याद रखना कि संजय को याद रखना ये CDS ISS का परिष्कृत रूप है। फिर इसको डेसीडोग लेके आती है, कब लेके आई थी, 1992 में। अब डेसीडोग के 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, भाई बहन की तरह याद रखना, संजय और सूचिका, इनको आप भाई बहन समझ लेना, किसके प्रोडक्ट हैं, ये आपके डेसीडोग के प्रोडक्ट है, इस तरह से आपको उनको याद रख लेना।
फिर बात आती है ई प्रिंट की। ई प्रिंट का क्वेश्चन पूछा गया तो ई प्रिंट देखो ओपन रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो याद रखना ओपन रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन कहाँ की, यूके की, और 2000 के अंदर ये आया था, यानी कोआ और ये दोनों 2000 के अंदर आए। फिर ग्रीन स्टोन, ग्रीन स्टोन में याद रखना कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकेटो, ये याद रखना कब आया 1998 में, ये भी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से कितने कितने सॉफ्टवेयर आ गए, दो, एक तो आ गया अपना कोहा आ गया और एक आ गया ग्रीन स्टोन, याद रखना दोनों ही क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर आती है डी स्पेस। डी स्पेस को कौन बनाता है, MIT और HP लैब बनाती है। अब आप क्या कर सकते हो, HP की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और लिप्सिस को कौन बनाता है, इन्फोटेक बनाता है। यानी मुख्य मुख्य जो सॉफ्टवेयर जो टारगेटेड है ना अभी एग्जाम में, ये पूछ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रख लेना, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि EPG पाठशाला इज ए प्रोजेक्ट ऑफ। EPG पाठशाला किसका प्रोजेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनफ्लिबनेट का है। अब इनफ्लिबनेट से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे तो देखो पहले तो इनफ्लिबनेट की चर्चा कर लेते हैं। इनफ्लिबनेट के बारे में ये पूछेगा कि कब बना था इनफ्लिबनेट, तो बता देना 1991 में UGC ने इसको बनाया था। 1991 में बनाया था और 1996 में क्या कर दिया, इसको स्वतंत्र रूप से इंटर यूनिवर्सिटीज़ को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इंटर यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया और मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में है, ये याद रखना। तो इनफ्लिबनेट की मुख्य मुख्य बातें याद रखना और इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, याद रखना, ये अपने RPSC वाले उसके अंदर पूछे गई है। इसकी फुल फॉर्म आपको क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो इनफ्लिबनेट की मुख्य बात हो गई। अब इनफ्लिबनेट के प्रोडक्ट की बात करेंगे। इनफ्लिबनेट के दो तो आप कंसोर्टिया याद रखना। दो कंसोर्टिया कौन कौन से हैं, ईसोद सिंधु और एनलिस्ट, ये तो हैं इसके दो कंसोर्टिया, ये आपको याद रखना। फिर बात करते हैं इसके और प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे एक है इसका मुख्य प्रोडक्ट है इन्फोपोर्ट है, ओजस है, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, IR8 इनफ्लिबनेट है, ये हो जाएगा IR8 इनफ्लिबनेट, ये हो जाएगा। ठीक है, EPG पाठशाला है, विद्वान, विद्यामित्र। इसके बाद में इंडिकेट, सोल और दो प्रोग्राम हैं, प्रोग्राम के नाम याद रखना प्लानर और कैलिबर। ये दोनों किसके प्रोग्राम है, ये दोनों आपके इनफ्लिबनेट के प्रोग्राम है। और जो नेकलिन प्रोग्राम है ना वो है डेलनेट का। यानी 3 प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। डेलनेट का तो याद रखना नेकलिन, और इनफ्लिबनेट का याद रखना प्लानर और कैलिबर, ये याद रखना। और ये इंडिकेट याद रखना, ये इसका कैटालॉग है, एक तरह से कैटालॉग के लिए बनाया गया है। और सोल सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर चुके हैं, ये मुख्य मुख्य रूप से आपको याद रखना। और एक स्टैटिक्स आता है इसका इनफ्लिबनेट का, इन्फी स्टेट्स, ये याद रखना, इन्फी स्टेट्स, ये इसका स्टैटिक्स है, ये आपको याद रखना। तो इनफ्लिबनेट के मुख्य मुख्य प्रोडक्ट ये हो गए, ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने कि हु डेवलप माउस को किसने डेवलप किया था, ये था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा DC इंजेलबर्ट, ये आपको याद रखना। डगलस इंजेलबर्ट ने क्या किया था, माउस को डेवलप किया था। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि डगलस मैग्रीगोर का क्या योगदान है, वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर चर्चा करेंगे इसके अगले क्वेश्चन, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन क्या कर सकता है, तो अपने से और बातें पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अब की बार अपने से पूछ सकता है कि यूनिक्स किसने बनाया, तो यूनिक्स बनाया था डेनिस रिची और केन थॉमसन ने, ये इस बार पूछा जा सकता है। यूनिक्स के साथ में क्या पूछ सकता है, लाइनक्स पूछ सकता है। तो लाइनक्स किसने बनाई थी, लिनस टोरवाल्ड ने बनाई थी। HTML और WW में एक व्यक्ति का नाम याद रखना, टिम बर्नर्स ली। और जिस कम्युनिटी ने बनाई थी उसका नाम था वाट जी, यानी WAT, व्हाट्सएप की तरह वाट जी थी, वाट WG थी। इसने क्या बनाया था, HTML को बनाया था, ये याद रखना। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, US DOD ने किया, यानी US डिफेंस सिस्टम ने किया था, ये याद रखना। इसके अलावा US डिफेंस सिस्टम में भी याद रखना ARPANET याद रखना, क्या याद रखना, ARPANET के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। विंडो याद रखना, विंडो किसका है, तो विंडो याद रख लेना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है। RSS फीड दिया था डेव विनर ने दिया था। लाइब्रेरी 2.0 दिया था माइकल केसी ने। और ट्विटर की बात करें जॉक डोरसे, और ब्लॉग की बात करें तो जॉन बर्गर, ये आपको याद रखना है। यानी ये टारगेटेड है, ये इस बार एग्जाम में दे सकते हैं। फिर चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी 60 नंबर है, लेकिन ये 10वां क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट का लेकर राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है ना, उसे क्या कहते हैं,
इंटरनेट कहते हैं। अब सिंपल सी डेफिनेशन पूछी, यानी इससे सिंपल इंटरनेट के बारे में आदमी कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो देखो इसका राइट, इसके बारे में रिगार्डिंग पूछ सकता है। अब क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है इंटरनेट के बारे में। अब इस बार क्या है, लेन वेन मेन की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लेन की फुल फॉर्म याद रखना लोकल एरिया नेटवर्क, मेन वेन की याद रखना वाइड एरिया नेटवर्क, और ISP की याद रखना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत बार पूछी गई है, ये फेवरेट है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो लेन के बारे में याद हो गया कि लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इस याद रखना ये लेन किस पे काम करता है, लेन ईथरनेट पे काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर GPRS की पूछ सकता है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। माननेट की पूछ सकता है, तो मोबाइल एड होक नेटवर्क। और अर्पानेट की फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि अर्पानेट से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है, तो हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अपने टॉप 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन के रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपके 20, मैं यहाँ पे केवल 20 पेपर करवाने वाला हूँ, यानी 20 टेस्ट करवाने वाला हूँ 10-10 क्वेश्चन के। तो कुल मिला के आपके 2000 क्वेश्चन तैयार होने वाली पर डे, यानी एक क्लास से आपके कम से कम भी 100 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज हो रहे हैं, मान लो एक तरह से। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, और इसके साथ में ऐसी सीरीज आपका जो कमेंट का जो रिस्पॉन्स रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए कि आगे किस टाइप की क्लासें लेके आनी है। और आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कन्फर्म रूप से आप चेक कर लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।